हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में, जैसे आपको बोर्ड के ऊपर नजर आ ही रहा होगा। इससे पहले हमने एसिड बेस और सॉल्ट यूनिट की 2 वीडियोस बनाई थी। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था इंडिकेटर वाला चैप्टर, और सेकंड वीडियो में हमने एसिड और बेस की बेसिक इंट्रोडक्शन, उसकी केमिकल डेफिनेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में पढ़ा था। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा तो वो उस वीडियो को पहले जाके देख लें, फिर इस वीडियो को आके प्रॉपर्टीज जो आज हम करवाने वाले हैं फिर इसको आके आप वॉच कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज में हम फिजिकल एज वेल एज केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज तो वही होंगी जो आपने केमिकल डेफिनेशन पढ़ी या जो हमने फर्स्ट वीडियो में एसिड के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक तो प्रॉपर्टी आ जाएगी कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है। एसिड्स हैव सॉर इन टेस्ट, ठीक है। ये तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई कि एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉर इन टेस्ट होता है, ठीक है। एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट, उनका टेस्ट जो है खट्टा होता है, जैसे लेमन, रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप्स, ठीक है, टैमरिंड, इमली जो होती है। अगर इन सबको टेस्ट करते हैं तो उनका टेस्ट जो है वो आपको सॉर खट्टा होता है। दैट मीन्स वो सब्सटेंसेस क्या है, एसिडिक है, वो सब्सटेंस एसिड की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इसकी कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हमारे पास यहाँ पे, अगर सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे 2 कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि 2 कंटेनर हैं, एक कंटेनर है इस तरह का और दूसरा कंटेनर है, दोनों में कोई सोल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है, इस तरह का कोई सोल्यूशन डाला है। अभी मुझे पता नहीं है कि ये सोल्यूशन कौन है। अब अगर आपको चेक करना है कि ये सोल्यूशन कौन सा है, एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है, तो उसके लिए आप नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर का यूज करेंगे। अगर आप इसके अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर अगर आप रेड लिटमस पेपर को डालते हैं, ठीक है, रेड लिटमस पेपर अगर इसके अंदर आप डिप करते हैं, कौन सा लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, तो ये रेड लिटमस पेपर के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगी। ये रेड है तो रेड ही रहेगा। बट अगर इस सोल्यूशन के अंदर हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं, कौन सा लिटमस, ब्लू लिटमस, तो इस ब्लू लिटमस का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा रेड के अंदर। क्यों? ब्लू से जब रेड में चेंज लिटमस पेपर होते हैं तो दैट मीन्स जिस सब्सटेंस के अंदर आप उसको डिप कर रहे हैं वो सब्सटेंस आपका एसिडिक है। दैट मीन्स ये सोल्यूशन आपका एसिड होगा, एसिडिक होगा। तो वही यहाँ पे कहा है कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, लेकिन रेड जो है वो रिमेन एज इट इज ही रहता है। रेड जो है वो रेड ही रहता है, उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलती अगर रेड को हम एसिड के अंदर डिप करेंगे, रेड लिटमस को, ठीक है। ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी इसकी। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑलराइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया कि एक हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर एक सोल्यूशन डाला, रेड लिटमस पेपर को इसके अंदर डिप किया, और एक सेम वहां पे दूसरा लिटमस डाला, ब्लू लिटमस। अब यहाँ पे क्या होगा, रेड लिटमस के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिली। देखिए जहाँ पे रेड लिटमस को हमने डिप जब किया तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आई। बट जैसे ही ब्लू लिटमस को इसके अंदर डाला तो ब्लू का कलर यहाँ पे देखिए ये रेड हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो सोल्यूशन ब्लू कलर का आपको जो सोल्यूशन दिख रहा है इस बीकर के अंदर, ये सोल्यूशन कौन सा है, ये एसिड सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है। दैट्स व्हाई जो ब्लू लिटमस पेपर है वो चेंज हो गया किसमें, रेड लिटमस के अंदर, ठीक है। तो दैट मीन्स इट्स एन एसिड। चल गया पता ये एसिड के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्ट में हम कह सकते हैं एसिड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब कंडक्ट क्यों करते हैं? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एसिड्स की केमिकल डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जो आयोनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर और प्रोड्यूस करते हैं आयंस को, H पॉजिटिव आयंस और उसके साथ जो भी आयन होगा, जैसे HCl है तो अगर उसको डिसॉल्व करें तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करने पे अगर उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं तो दैट मीन्स दैट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये मेटल एंड नॉन मेटल में यूनिट जो आप पढ़ेंगे या जिन्होंने पढ़ लिया है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब भी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दो होते हैं, बनते हैं, तो उसकी वजह से हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करती है, ठीक है। तो एसिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आ जाएगी वो आ जाएगी एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन। जब एसिड्स की रिएक्शन मेटल के साथ होती है, कोई भी मेटल, एनी मेटल, जो भी मेटल आपको याद है, किसी भी मेटल के साथ अगर एसिड की रिएक्शन होती है तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया है, हमारे पास एक मेटल है और उसकी जब रिएक्शन एसिड के साथ होगी, ठीक है, मेटल की रिएक्शन जब एसिड के साथ होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे बनेगा हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा एक तो, ठीक है, मेटल सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट सोल्यूशन, और प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के तौर पे हम मेटल ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे जिंक ले लिया, जिंक इज अ मेटल, ठीक है, जिंक इज अ मेटल। एसिड की जगह पे आप H2SO4 ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया जिंक मेटल लिया, और एसिड की जगह पे कोई भी ले सकते हैं, चाहे HCl ले लीजिए, चाहे H2SO4 ले लीजिए, चाहे HNO3 ले लीजिए, कोई भी एसिड ले लीजिए। तो जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट बनाएंगे, ठीक है। मेटल सॉल्ट कौन सा बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4, और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। अब इसी को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ये तो पढ़ लिया कि मेटल की रिएक्शन जब एसिड के साथ होती है तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास एक अपरेटस लिया हमने, ठीक है, ये एक स्टैंड लिया, स्टैंड के साथ ही हमने यहाँ पे क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली और उसको स्टैंड के साथ ज्वाइन कर दिया, बॉइलिंग ट्यूब या टेस्ट ट्यूब कह सकते हैं, और यहाँ पे एक हमने ट्रफ ले लिया, ठीक है, या फिर सोप सोल्यूशन। ट्रफ के अंदर क्या है, सोप सोल्यूशन है, एक सोप सोल्यूशन कोई भी हो सकता है, यहाँ पे सोप सोल्यूशन ले लिया एक, जहां फिर हम कह सकते हैं कि एक बीकर है और बीकर के अंदर हमने सोप सोल्यूशन रख दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कुछ जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाले, ठीक है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाले, और टेस्ट ट्यूब जब जिंक ग्रेन्यूल्स डाले और ऊपर से इस टेस्ट ट्यूब को हमने रबर कॉक से बंद कर दिया, ठीक है, इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाले और H2SO4 सोल्यूशन डाला इसके अंदर, जो हमने लास्ट रिएक्शन पढ़ी उसी के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। तो ये जिंक ग्रेन्यूल्स आ गया, जिंक ग्रेन्यूल्स के बाद ये जो ग्रीन कलर का आप दिख रहा है इसके अंदर हमने क्या डाला, H2SO4 सोल्यूशन डाला, यानी कि एसिड डाला, ये जिंक मेटल और ये क्या आ गया, एसिड आ गया, और उसके ऊपर रबर कॉर्क से उसको टेस्ट ट्यूब को पूरी तरह से बंद कर दिया, और रबर कॉर्क के अंदर क्या होता है, एक होल होता है छोटा सा, ठीक है। अब उस होल को हमने एक पाइप से ज्वाइन किया और इस सोप सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, जैसे ही H2SO4 इसके अंदर डालेंगे तो जिंक ग्रेन्यूल्स जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो पहली चीज तो सॉल्ट बनेगी, मेटल सॉल्ट, दैट इज जिंक सल्फेट बनेगा, और दूसरी क्या है, ये जो गैस निकल रही है ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, जो आपने लास्ट रिएक्शन में पढ़ा, ठीक है। जब हमने जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो मेटल सॉल्ट कौन सा बना, ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। तो सेम यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, जब जिंक ग्रेन्यूल्स को हमने किसके अंदर मिक्स किया, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे ये क्या निकल रहे हैं, ये आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब यही हाइड्रोजन गैस जो है वो इस ग्लास डिलीवरी ट्यूब से इस सोल्यूशन के अंदर जाएगी, सोप सोल्यूशन के अंदर। अब सोप सोल्यूशन के अंदर जब हाइड्रोजन गैस जाएगी तो सोप सोल्यूशन में क्या होंगे, बबल्स आएंगे, ठीक है, बबल्स अपीयर करेंगे, देखिए, ठीक है, यहाँ पे बबल्स अपीयर करेंगे, और वही बबल्स को ये जैसे देखिए ये बबल्स निकल रहे हैं, और उस बबल्स को जब हम बर्निंग कैंडल या किसी लाइटर के साथ हम लाइट अप करेंगे तो उसमें से एक साउंड निकलेगी, ठीक है, इसमें से एक साउंड आएगी, सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस, और वो जो साउंड होगी वो किसकी तरह होगी, एक्सप्लोजन की तरह। जैसे आप छोटा सा पटाखा अगर उठाते हैं तो उसमें कैसी साउंड आती है, एक्सप्लोजन की साउंड होती है, तो वही साउंड जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस की, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को जब बर्न किया जाता है तो वो एक एक्सप्लोजिव साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो सेम यहाँ पे हुआ, क्योंकि जिंक ग्रेन्यूल्स की जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन हुई तो एक तो उन्होंने क्या बनाया, सॉल्ट सोल्यूशन बनाया, ठीक है, जिंक सल्फेट, और दूसरी चीज क्या हुई, वहां से हाइड्रोजन गैस निकली इस रबर कॉर्क ट्यूब से होते हुए, ग्लास डिलीवरी ट्यूब से होते हुए इस सोप सोल्यूशन में गई, और सोप जो सोल्यूशन था उसके बबल जो थे वो पूरी तरह से किससे फिल्ड हो गए, वो हाइड्रोजन गैस से फिल्ड हो गए, और जैसे ही वो बाहर निकले, बाहर जब उनको लाइटर किया या कैंडल से हमने जलाने की कोशिश की तो वो जो सोप के बबल्स थे उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होने लगी, और वो साउंड थी एक्सप्लोजिव साउंड। तो ये होगी रिएक्शन किसकी, मेटल की और एसिड की। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद
एसिड्स। ठीक है, ऊपर लिखा भी है रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक मेटल के साथ। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि जब एसिड्स की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ होगी तो क्या होगा। मेटल्स की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं NaHCO3। तो ये क्या बन गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na इज द मेटल, H इज द हाइड्रोजन एंड CO3 इज द कार्बोनेट। तो क्या बन गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या था, मेटल कार्बोनेट। Na इज द मेटल एंड CO3 इज द कार्बोनेट। जो 2 है वो उसकी वैलेंसी होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए वो Na के नीचे आ जाता है, और Na की वैलेंसी 1 होती है, तो कार्बोनेट CO3 का CO3 ही रहता है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा। अब इनके साथ जब रिएक्शन होगी एसिड की, एसिड कोई भी हो सकता है, HCl ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, तो क्या होगा। ठीक है, देखिए जब मेटल कार्बोनेट्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। 3 चीजें। मेटल कार्बोनेट्स, ध्यान रखिए, मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन जब एसिड के साथ होगी, कोई भी एसिड, तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगी। अब सॉल्ट होते क्या है, जब हम सॉल्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको सॉल्ट के बारे में भी बताएंगे कि सॉल्ट एक्चुअली में होते क्या। आपको तीनों चीजें रिकॉग्नाइज करने आ जाएंगी। ठीक है, एसिड कौन से होंगे, बेस कौन से होंगे और सॉल्ट कौन से होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको रिकॉग्नाइज करना आ जाएंगी। चलिए अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे, और पहले मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये तो हो गया मेटल कार्बोनेट्स, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी सेम प्रोडक्ट बनेंगे। एग्जांपल के लिए पहले हमने ले लिया मेटल कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इज द सोडियम कार्बोनेट, इट्स अ मेटल कार्बोनेट। Na इज द मेटल, CO3 इज द कार्बोनेट। तो क्या बन गया, मेटल कार्बोनेट। कौन से वाला, सोडियम कार्बोनेट। एसिड के साथ रिएक्शन करनी है, HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, कोई भी तीनों में से, कोई भी मिनरल एसिड में से कोई भी एसिड चूज कर लीजिए अपनी मर्जी से, जो आपको याद है या जो आपको अच्छा लगता है। मैंने HCl ले लिया। अब जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बन रहे हैं, सॉल्ट बन रहे हैं। सॉल्ट कौन सा बनेगा यहाँ पे, NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो NaCl बन गया सोडियम क्लोराइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O। बड़ा इजी है रिएक्शन को याद करना। बस ये वाला पार्ट अगर याद हो जाए या दोनों में से कोई भी पार्ट याद हो जाए तो आपको इजी रिएक्शन बनाना आ जाएगा। ठीक है, मेटल कार्बोनेट Na2CO3 लिया, एसिड HCl लिया, सॉल्ट बना NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्मेशन हुई। सिमिलरली यहाँ पे ये दिया है, वैलेंसी दी है उसकी। ठीक है, किस तरह से 2 आगे लग रहा है, तो ये उसका पार्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की जो यहाँ पे लिखी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड के साथ होगी तो प्रोडक्ट सेम बनेंगे। NaHCO3 इज द, क्या आ गया ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na इज द सोडियम, H इज द हाइड्रोजन, CO3 इज द कार्बोनेट, तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCl क्या आ गया हमारा, एसिडिक आ गया, एसिड आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब दोनों की रिएक्शन हुई तो सेम प्रोडक्ट बनेंगे जैसे यहाँ पे बने थे मेटल कार्बोनेट्स में, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सॉल्ट इज NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 एंड H2O इज द वाटर। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफिशिएंस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बनेगी वो ब्रिस्क एफिशिएंस की फॉर्म में बनेगी। द रैपिड एस्केप ऑफ स्मॉल बबल्स ऑफ गैस फ्रॉम द लिक्विड। ठीक है, स्मॉल बबल्स की फॉर्म में जो गैस लिक्विड की फॉर्म में जो निकल जाती है वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिस्क एफिशिएंस कहलाती है। नेक्स्ट इसी की एग्जांपल दी है जो हमने मेटल पीछे रिएक्शन पढ़ी मेटल कार्बोनेट्स की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की। अब यहाँ पे क्या दिया, अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाएगी लाइम वाटर में से, लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, क्या होता है फॉर्मूला, CaOH2। तो जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाएगा लाइम वाटर में से, जैसे ये लाइम वाटर, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर डाला गया है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जाने की जाग बनेगी। व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जाग बनेगी। फर्स्ट डिसॉल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
एंड देन सोल्यूशन बिकम्स क्लियर अगेन, और फिर से सोल्यूशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखिए इस एग्जांपल से पढ़ेंगे। पहले हमारे पास क्लियर लाइम वाटर है, उसके अंदर कुछ मिक्स नहीं किया गया है, नथिंग, पूरा क्लियर लाइम वाटर पड़ा हुआ है यहाँ पे। सेकंड में आ गया क्लियर लाइम वाटर के अंदर जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को पास करवाया तो क्या हुआ, यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गए, यानी कि जाग बनना शुरू होगी, किसके अंदर, लाइम वाटर के अंदर। समझ आया? जैसे ही लाइम वाटर के अंदर CaOH2 में हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया, डाली इसके अंदर, तो उसके अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेशन बनना शुरू हो गई। अब सेम जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लंबे समय के लिए पास करवाएंगे लाइम वाटर के अंदर, तो फिर से क्या होगा, लाइम वाटर में से व्हाइट प्रेसिपिटेट गायब हो जाएंगे, वो फिर से क्लियर लाइम वाटर बन जाएगा। समझ आया? वो फिर से क्या बन जाएगा, क्लियर लाइम वाटर बन जाएगा। अब क्या है इसका मतलब, देखिए रिएक्शन की फॉर्म में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द लाइम वाटर। लाइम वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो यहाँ पे लिया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया। इसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया तो ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, इनका केमिकल नेम क्या होगा, क्या होगा केमिकल नेम इनका, इनका केमिकल नेम आएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं ये क्या बन रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स बन रहे हैं, और साथ में वाटर रिलीज होगा साथ में थोड़ा सा। अब अगेन नेक्स्ट, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बन रहे हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट आ जाएगा उसी कैल्शियम कार्बोनेट को जब फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो क्या होगा, वहां पे फॉर्मेशन किसकी होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहलाता है, जिसको हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ये थी हमारी आई थिंक फोर्थ के फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, जब एसिड्स की रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। अब ये जो पूरी रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये समटाइम्स आता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है भाई साहब, इसको क्यों न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन कहते हैं इसको? इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एसिड के अंदर जब बेस को डाला जाता है तो बेस का काम क्या होता है, एसिड के इफेक्ट को कम कर देना या फिर न्यूट्रलाइज कर देना। एसिड है, उसके अंदर बेस डाला तो वो एसिड का जितना भी इफेक्ट होगा उसको रिड्यूस कर देगा। जैसे हमारे स्टोमक के अंदर, जो ह्यूमन बॉडी का स्टोमक है, उसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है हमारे स्टोमक के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम ये होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में वो हमारी हेल्प करता है। बट समटाइम्स क्या होता है, हम जीभ का, अपनी टंग का स्वाद लेने के लिए हम कुछ एक्सेस ही खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। किसी शादी में गए, देखे गुलाब जामुन पड़े हैं, नूडल्स पड़े हैं, पिज्जा पड़ा है, बर्गर पड़ा है, सारा कुछ खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, आंखें नहीं भरी, पेट भर गया बट आंखें नहीं भरी, तो ओवर ईटिंग करते गए तो क्या हो गया, हमारे जो स्टोमक है वहां पे HCl जो है वो उस एक्सेस फॉर्म में बन जाता है, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा बन जाता है। अब उससे क्या प्रॉब्लम होती है, हमें खाने को डाइजेस्ट करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, एसिडिटी हो जाती है, डॉक्टर के पास भागते हैं, डॉक्टर जी दवाई दो, एसिड हो, मुझे एसिडिटी हो गई, गैस बन गई, मुझे क्या करें, अब एसिडिटी हो गई है। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हमें एक टैबलेट दे देता है। बेसिकली वो टैबलेट होती क्या है, वो आपको क्या देता है, एक बेस देता है, एक बेसिक सोल्यूशन देता है वो आपको। वो बेस का काम क्या होता है, वो बेस का काम होता है कि वो जो एक्सेस एसिड आपके स्टोमक के अंदर बना होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको दबा देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है।
तो इसलिए क्या कहा जाता है कि ये जो रिएक्शन होती है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। बेस का काम क्या होता है, एसिड के इफेक्ट को कम कर देना, रिड्यूस कर देना, दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन आता है ये 1 नंबर के लिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए, तो अब कैसे होगा एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। एग्जांपल के लिए एसिड, सॉरी बेस यहां पे लिया, एसिड ले लिया हमने HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द एसिड, NaOH इज द बेस। अब बेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट, एसिड के बारे में हमने कर लिया है लास्ट क्लास में, बेस के बारे में आगे पढ़ेंगे कि बेस कौन से होते हैं। NaOH यहाँ पे बेस है, तो जब दोनों की रिएक्शन होगी तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा NaCl और प्लस वाटर रिलीज होगा। समझ आ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बना। 7th रिएक्शन आ जाती है, एसिड्स की रिएक्शन जब मेटल ऑक्साइड्स के साथ होती है तो क्या होता है, तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं, सेम प्रोडक्ट बनते हैं। जब एसिड की रिएक्शन, ध्यान से, जब एसिड की रिएक्शन किसके साथ होती है, जब एसिड्स की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स के साथ होती है तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। देखिए, एसिड की रिएक्शन जब मेटल ऑक्साइड, एसिड की रिएक्शन जब मेटल ऑक्साइड के साथ होगी तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेंगे। एसिड कौन सा आ गया, यहाँ पे HCl आ गया, मेटल ऑक्साइड कौन सा हो गया, CuO ले लो, Na2O ले लो, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। Cu is the metal, O is the oxide, क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। इसकी जगह पे आप Na2O भी ले सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं, MgO भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लगता है, क्योंकि मैग्नीशियम सोडियम मेटल है और O जो लास्ट में लग जाता है वो होता है ऑक्साइड। समझ आ गया। चलिए, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हुई तो यहां पे हमारा प्रोडक्ट क्या बना, CuCl2 प्लस वाटर H2O, ये हमारा प्रोडक्ट बना। मेटल ऑक्साइड कौन था यहाँ पे, CuO मेटल ऑक्साइड था। किसके साथ रिएक्शन हो रही है, एसिड के साथ, HCl के साथ। सॉल्ट क्या बना, CuCl2, कॉपर क्लोराइड बना प्लस वाटर बना। ये होगी रिएक्शन हमारी 7th केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में। ठीक है, ये इसकी वैलेंसी दी हुई है तो ये आपने देख लेना है। ठीक है, 2 क्यों लिखा है, Cl2 क्यों लिखा है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब शॉर्ट में देखेंगे। 8th प्रॉपर्टी जो है, एसिड्स हैव करोसिव नेचर। एसिड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, करोसिव होता है, जंग लगने वाला। अगर कपड़ों पे पड़ जाए तो कपड़ों को जला देता है, मेटल के ऊपर पड़ जाए तो मेटल को जंग लगा देता है। ठीक है, करोसिव नेचर होता है इसका। करोजन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो करोजन क्या होता है, जब भी किसी भी मेटल को एयर और वाटर की प्रेजेंस में रखा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, करोड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह का नेचर जो है वो किसका होता है, एसिड का भी उसी तरह का नेचर होता है, करोसिव नेचर होता है। जब भी किसी मेटल के ऊपर पड़ जाता है तो क्या कर देता है, उसको करोड कर देता है। कपड़ों के ऊपर पड़ जाता है तो क्या हो जाते हैं, कपड़ों को जला देता है। हाथों के ऊपर पड़ जाए तो हाथों को भी जला देता है, अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो। डाइल्यूट फॉर्म में है तो नहीं करेगा, तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो फिर नुकसान पहुंचाएगा भाई साहब। फिर कपड़े, हाथ, स्किन सब कुछ जला देता है फिर। ठीक है, तो एसिड का जो नेचर है वो करोसिव नेचर है। द मिनरल एसिड्स कॉज severe burns on the skin and attack and eat up material like cloth, wood, metal structure and stone work, so they are said to be corrosive. मिनरल एसिड्स, ना कि ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स खास डेंजरस नहीं होते। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक एसिड जो है वो डेंजरस एसिड्स नहीं कहलाते हैं, सिर्फ मिनरल एसिड्स जो हैं वो डेंजरस एसिड्स कहलाते हैं। मिनरल एसिड्स में भी कौन सी फॉर्म, कंसंट्रेटेड फॉर्म, नॉट की डाइल्यूट फॉर्म, क्योंकि उसमें HCl एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वाटर की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, तो जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो स्फीयर बर्न्स डालते हैं हमारी स्किन के ऊपर, अटैक करते हैं, ईट अप करते हैं। क्लॉथ के ऊपर पड़ जाए तो उसको जला देते हैं, वुड को भी खत्म कर देते हैं, मेटल स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं, ठीक है, लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर की चीजें हो, अगर कुछ ऐसी चीजें इन मेटल से बनी हुई हैं, स्ट्रक्चर ऐसे कुछ मेटल से बने हुए हैं तो उनको भी ये क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, करोड कर देते हैं। और अगर मार्बल के ऊपर ये पड़ जाए, ये तो बड़े सारे घरों में मार्बल सबने डाला होता है, तो क्या करते हैं बाथरूम वाले, खासकर मार्बल जिन्होंने बाथरूम के अंदर मार्बल चकाचक डाला होता है,
वो क्या करते हैं, कुछ दिनों के बाद मार्बल के ऊपर गंद वगैरह जमा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे नहाते हैं, सोप वगैरह वो वहाँ पे पूरा रहता है, ठीक है, उसकी दाग वगैरह रह जाते हैं। तो क्या करते हैं, बाथरूम को पूरा चमकाने के लिए हम एसिड ले आते हैं दुकान में से, और उस एसिड को हम मार्बल के ऊपर डाल देते हैं, और थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो मार्बल जो है वो उसका कलर पूरे का पूरा चेंज हो गया रहता है, येलो हो गया रहता है। जनरली वो क्या कर देता है, मार्बल को करोड कर देता है, मार्बल को जला देता है। तो इसलिए एसिड का यूज कभी भी घर में किसी भी मार्बल स्टोन के ऊपर ना करें, ठीक है। अगर करना ही है तो उसके अंदर वाटर मिक्स कर दे, उसको डाइल्यूट फॉर्म में ले आए, ठीक है। डाइल्यूट फॉर्म में ले आएंगे तो वो ज्यादा खास जो है वो डेंजरस नहीं रहता है, तो वो आपके मार्बल को क्लीन कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में, शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। एसिड सॉर टेस्ट होते हैं, एसिड का टेस्ट, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, एसिड मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। सिक्स्थ थी एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ होती है तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। जनरली आप देखेंगे सभी में सॉल्ट तो बन ही रहा है, एसिड की रिएक्शन किसी के साथ भी हो रही है तो सॉल्ट सॉल्यूशन तो बन ही रहा है। सेवंथ में एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, क्या बात है भाई। और लास्ट था एसिड्स हैव करोसिव नेचर, एसिड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, करोसिव होता है, जंग लगने वाला होता है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेस की प्रॉपर्टीज, बेस क्या होते हैं, बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के बारे में तो ऑलरेडी आपको मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूं। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।